नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कैरियर हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो आर ओ का एग्ज़ाम 27 जुलाई को प्रस्तावित है, उसको देखते हुए हम लोगों ने आर ओ के 60 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं, जिसमें पहला हम लोग प्रैक्टिस सेट पिछली क्लासेस में देख लिया था। अब इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देख रहे हैं और इसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। इवन यहाँ के जहाँ तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के एनालिसिस करके इन प्रश्नों को बनाया गया है और जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्नों को उसी पैटर्न पे एकदम बनाया गया है। तो आप लोग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और यहाँ पे जो विश्लेषण किया जाएगा प्रश्नों का और ऑप्शन के साथ किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं मीमांसा का सही प्रवाची शब्द है। तो पहली बात तो हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा कि मीमांसा है क्या, तभी यहाँ पे आप लोग नीचे के प्रश्नों के जो ऑप्शंस दिए हैं उसके जवाब सही उत्तर दे पाएंगे आप लोग। तो आइए इसी के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट इसीलिए कराया जा रहा है कि क्वेश्चंस को आप लोग समझें, देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आयोग बनाता है और क्या ट्रेंड रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें तो प्रैक्टिस सेट करने का फ़ायदा यही होता है कि आगे आप लोग कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं और आगे आप लोग की कैसी प्रैक्टिस होती है। तो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में जब बैठते हैं आप लोग तो उसको जो प्रेशर को आप लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो आइए चलिए अपने प्रैक्टिस सेट को हम लोग लगाते हैं और सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मीमांसा। मीमांसा का सही परिवाची शब्द है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि मीमांसा है क्या। तो जिसको जिसको पता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मीमांसा क्या है, बाकी हम तो यहाँ पे बताएंगे ही। तो यहाँ पे देख रहे हैं मीमांसा। तो मीमांसा का अर्थ होता है गंभीर विचार, समीक्षा करना या आलोचना करना, ठीक है। तो मीमांसा का ये अर्थ है। अब इसका पर्यायवाची पूछ रहा है, यानी इसका एक समानार्थी शब्द और पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है स्वरूप, सुविज्ञात और समालोचन, निष्क्रिय। तो यहाँ पे मीमांसा का अर्थ तो आलोचनात्मक हो गया। तो यहाँ पे समालोचन तो होगा नहीं, पहला हम लोग का यहाँ से क्रॉस हो गया। निष्क्रिय भी नहीं होगा, ठीक है। अब स्वरूप भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्वरूप क्या है? रूप या प्रकृति को ये दर्शाता है स्वरूप, ठीक है। और सुविज्ञात, अब यहाँ हम लोग का लास्ट ऑप्शन बचता है सुविज्ञात। और सुविज्ञात का अर्थ क्या होता है कि ज्ञान या प्रवीणता, यानी जो जिसके पास गंभीर विचार होगा, समीक्षा करने की शक्ति होगी, आलोचनात्मक टिप्पणी करने की शक्ति होगी, तो उसके पास ज्ञान या बहुत प्रवीणता होगी। यानी सुविज्ञता अज्ञता का मतलब होता है कि यहाँ पे ज्ञान और प्रवीणता, यानी कि मीमांसा का ये एक पर्यायवाची है सुविज्ञता, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समालोचना लोचन देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है जो क्रियाशील न हो, ठीक है। तो क्रिटिकल एनालिसिस इसी को बोलते हैं, समालोचनात्मक विश्लेषण करिए, ठीक है। निष्क्रिय, निष्क्रिय आप लोग जानते हैं कि निष्क्रिय चीजें जो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ मीमांसा का सही परिवाची क्या हो गया हम लोग का? सुविज्ञता, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब यहाँ पे तत्सम शब्द पूछ रहा है। तत्सम शब्द क्या होता है? जो तत्सम शब्द वो होता है जो ज्यों का त्यों संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं कि में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, माँ, मछली, केला, अमूल्य, ठीक है। तो यहाँ से ये शब्द है। इसमें से अमूल्य जो है इसका तत्सम शब्द है। बाकी क्या है? ये तीनों तद्भव शब्द हैं, ठीक है। तद्भव, ठीक। तो माँ, यहाँ पे अब आप लोग कहेंगे कि माँ तो ऐसे ही हम लोगों ने लिखा, लेकिन यहाँ पे माँ बन के किससे आया हुआ है? ये मात्र, मात्र से माँ बना हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या हुआ कि ये जो संस्कृत शब्द है मात्र, मात्र से परिवर्तित होके माँ बन गया है। तो जो संस्कृत से परिवर्तित होकर शब्द बनता है वो तद्भव शब्द होता है, और जो संस्कृत ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है उसको तत्सम कहते हैं, ठीक। मछली, यहाँ पे मछली देख रहे हैं, और यहाँ पे केला, तो ये सब सारी चीजें क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को तत्सम और तद्भव में अंतर समझ में आया होगा और यहाँ पे
उसके डिफरेंस के पर आप लोग इसको ऑप्शन सही कर पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। अब यहाँ पे शुद्ध वर्तनी शब्द पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रृंगार लिखा हुआ है, संगार लिखा हुआ है, श्रृंगार लिखा हुआ है और सिंगार लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें से हम लोग को शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, श्रृंगार, ठीक है। कुछ लोग टिक करके इसको आएंगे, ये क्यों गलत है अभी हम आप लोग को अब बताते हैं। श्रृंगार कई प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पे श्रृंगार ये जो है, ये जो नीचे ये जो हलंत वाली मात्रा लगी है ना, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी बताते हैं। श्रृंगार, ठीक, ये श्रृंगार सही है और ऐसे श्रृंगार किसी में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला भी श्रृंगार सही है, अभी इसको बताते हैं। तो ये जो श्री है ये आधा होती है और री, जो आधा, आधे के साथ जब री की मात्रा मिल जाती है तो जब पूरे वर्ड के जो लेटर है री, री से पहले आधा स्वर आता है और आधा व्यंजन आता है, तो उसको आधा लिख के और री की मात्रा यहाँ पे लगा देता है। जो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे भी लिखा जाता है। ये जो लिखा हुआ है श्रृंगार, ये भी सही है। अब इन दोनों का एक अलग ही रूप होता है श्रृंगार, ये ऐसे भी लिखा जाता है, देख रहे हैं आप लोग। ये श्रृंग, ये अंग की मात्रा है श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार ये भी सही है और श्रृंगार ये भी सही है, श्रृंगार। तो ये चार प्रकार से श्रृंगार लिखे जाते हैं, ये चारों प्रकार सही है। और इन चारों में से देख लीजिए ऑप्शन में केवल एक यही सही है, बाकी तीनों गलत हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोग श्रृंगार समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग देखते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे निम्नलिखित में से, चौथे प्रश्न में, निम्नलिखित में एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। अब यहाँ पे स्थूल का विलोम नहीं पूछ रहे, यानी तीन तो स्थूल का विलोम होगा और एक स्थूल का विलोम नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि स्थूल है क्या। तो स्थूल का अर्थ होता है मोटा, भारी या विशाल, ठीक। मोटा, भारी या विशाल, स्थूल का विलोम हो। अब ये शब्द हमने पहचान लिया कि मोटा, भारी और विशाल ये हो सकता है। अब इसका हम लोग को विलोम देखना है। अब विलोम नहीं इसमें पूछ रहा है, यानी तीन चीजें तो क्या होगा, इसका विलोम होगा। तो जो मोटा है, भारी है और विशाल है, तो यहाँ पे सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या हो जाएगा, ये तो इसका विलोम है क्योंकि बहुत बारीक होता है। तो ठीक है, मोटा, भारी या विशाल यानी छोटा, भारी। तन्वी, तन्वी भी क्या होगा, ये पतले या कोमल इससे संबंधित है, तो ये भी हो गया। दुर्बल, दुर्बल क्या है, दुर्बल मतलब कमजोर होता है, यानी मोटा, भारी, विशाल, विशाल। अब इसका दुर्बल ये भी हो जाएगा, ये ऑप्शन ये भी इसका स्थूल का विलोम है। शाश्वत, शाश्वत का क्या अर्थ होता है, शाश्वत यानी सनातन, शाश्वती मतलब जो सदा बना रहे। तो अब इसमें इससे तो संबंधित है नहीं, अब इसका ये विलोम भी नहीं है, ना इससे संबंधित कोई वर्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा, क्योंकि इसने विलोम नहीं पूछा है कि इसमें से विलोम कौन सा नहीं है। यानी स्थूल का विलोम यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए, सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल होगा, बाकी यहाँ पे शाश्वत इसका विलोम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें से कौन सा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वांग्मय, यहाँ पे वांग्मय लिखा हुआ है, ठीक। उत्कर्ष लिखा हुआ है, वैमनस्य लिखा हुआ है, मिथिलेश कुमारी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध वर्तनी का यहाँ पे शब्द हम लोग को बताना है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध यहाँ पे वांग्मय सही लिखा हुआ है, ठीक है। वांग में ऐसे लिखा जाता है, उत्कर्ष भी सही लिखा हुआ है, वैमनस्य भी सही लिखा हुआ है, लेकिन मिथिलेश कुमारी यहाँ पे क्या है, मिथिलेश कुमारी गलत लिखा हुआ है। मिथिलेश कुमारी नहीं होता है, बाकी मिथिलेश कुमारी होता है, यानी थौ पे छोटी की मात्रा लगी होती है, मिथिलेश कुमारी होता है। तो मिथिलेश कुमारी ऐसे लिखा जाता है, मी ही लेस, ठीक है, मिथिलेश और कुमारी, ठीक।
तो मिथिलेश कुमारी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है क्योंकि ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। आकाश का परिवाची शब्द है। आकाश का इसमें से परिवाची शब्द है। अब इसके लिए आप लोगों को क्या आना चाहिए, आकाश की सारी परिवाची आनी चाहिए। तो आकाश का परिवाची क्या होता है, क्या क्या होता है, नभ होता है, गगन होता है, और अंबर होता है, व्योम होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे शून्य होता है। तो आकाश का परिवाची शब्द नभ, गगन, अंबर, व्योम और शून्य। यहाँ पे हम लोग का आकाश का परिवाची यहाँ पे शून्य देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी सही है। साकर, ये सहकर का अर्थ होता है सहयोग करना, प्रभा का अर्थ होता है चमक या प्रकाश, और मंडली का अर्थ होता है समूह। तो ये आकाश का परिवाची नहीं हो सकता, तो शून्य क्या है, शून्य आकाश के परिवाची, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हम लोग 7 पे आ गए। पृथक का सही विलोम है। पृथक, पृथक मतलब क्या होता है, अलग करना, ठीक है। अब इसका हम लोग को क्या बताना है, इसका विलोम बताना है, यानी अपोजिट वर्ड बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पृथक का मतलब क्या होता है, अलग करना, ठीक है, विभाजित करना, ये सब क्या होता है। अब इससे इसमें वर्ड हम लोग देख रहे हैं एकत्र करना, एकत्र करना ये तो होगा नहीं, संयुक्त करना तो यहाँ पे हम लोग संयुक्त, पृथक करना अलग करना, संयुक्त करना यानी इकट्ठा करना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही है। बाकी से ऑप्शन देख लेते हैं। थकित, थकित, सुघटित। तो थकित मतलब क्या होता है सॉरी, थका हुआ होता है, ठीक है। थकित मतलब थका हुआ, ठीक। सुगठित मतलब अच्छी तरह गठित करना, अच्छी तरह ये गठित करना होता है सुगठित। और एकत्र मतलब क्या होता है, एकत्र मतलब एक जगह इकट्ठा करना, तो ये उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पे जो संयुक्त है, संयुक्त मतलब होता है कि जुड़ा हुआ, मिलकर एक साथ, यानी संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा, यानी पृथक का अलग और संयुक्त का जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सॉरी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। पृथक का सही विलोम है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हुए हैं, तो फिर से हम लोग को देखना पड़ेगा। पृथक का सही विलोम है, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, यहाँ पे प्रश्न ही गलत है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युगम है। अब यहाँ पे विलोम की दृष्टि से सही शब्द युगम चुनना है हम लोग को, यानी एक शब्द आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो मतलब एक तरफ वर्ड दिया होगा और उसका दूसरा क्या है, उसका अ, विलोम शब्द होगा। तो उस शब्द को हम लोग को ढूंढना है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आग्रह, आग्रह और विग्रह। आग्रह मतलब क्या होता है, आग्रह मतलब अनुरोध करना होता है, और विग्रह मतलब झगड़ा करना होता है, ठीक है। तो आग्रह, विग्रह, अनुरोध और झगड़ा करना, इससे विलोम तो बन नहीं रहा है। अपकर्ष और उपकर्ष, अपकर्ष का क्या अर्थ होता है, अपकर्ष का अर्थ होता है नाजायज संत सॉरी, यहाँ पे अपकर्ष का मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक। और उपकर्ष का मतलब है ऊपर उठना। तो ये नीचे और ऊपर, यानी ये हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जारज, जारज का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे जारज का होता है नाजायज संतान, और औरस का होता है वैध संतान, ठीक है। यहाँ पे वैध संतान होता है, ठीक। और जारज का मतलब होता है नाजायज संतान, ठीक है। तो और उत्सर्जन, विसर्जन, उत्सर्जन का अर्थ होता है समानार्थी। ये दोनों क्या है, उत्सर्जन और विसर्जन समानार्थी शब्द है, ये एक दूसरे के परिवाची शब्द हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग का ऑप्शन बी सही, अपकर्ष और उपकर्ष, जो नीचे गिरना और ऊपर उठना, अपकर्ष उपकर्ष विलोम शब्द हो गया, ठीक है। देख रहे हैं एकदम आग्रह विग्रह, तुरंत कोई देखेगा सबसे पहला प्रश्न विलोम की दृष्टि से शब्द सही शब्द युगम है,
आग्रह विग्रह, तुरंत देखने पे ऐसा लग रहा है कि आग्रह विग्रह क्या है, ये विलोम है। विलोम इस आग्रह का विलोम विग्रह होगा, लेकिन नहीं। आग्रह का मतलब होता है अनुरोध करना और विग्रह का मतलब होता है झगड़ा या संघर्ष करना। तो ये इसका विलोम नहीं हो सकता है। अपकर्ष उपकर्ष ये विलोम है इसका, और ये दोनों अपकर्ष का विलोम उपकर्ष होता है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का परिवाची नहीं है। तो यहाँ पे माता का परिवाची नहीं पूछ रहा है, यानी तीन जो है माता का परिवाची है, एक परिवाची इसमें नहीं है, ठीक। तो अब इसमें हम लोग को बताना है, तो अम्ब मतलब क्या होता है, अम्ब मतलब माता होता है, ठीक है। अम्बु, अम्बु मतलब, यहाँ पे अम्बु मतलब होता है जल पानी, जल या पानी, ठीक है। अम्बु का अर्थ होता है जल या पानी। अम्बा, अम्बा माँ अम्बे, माँ अम्बा कहा जाता है, तो ये भी माता का परिवाची है। और जननी, जननी भी क्या है, माता का परिवाची है, जन्म देने वाली माता को जननी कहा जाता है। यानी तीन यहाँ पे देखा जाए तो पहला सी और डी माता का परिवाची है, परिवाची भी यहाँ माता का आप लोग देखते चलिएगा, अम्ब, अम्बा और जननी परिवाची हो गया। बाकी अम्बु, अम्बु का मतलब होता है जल या पानी होता है, तो यहाँ पे परिवाची नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है, अभी डेफिनेशन बताए थे आप लोगों की। तत्सम वो शब्द होता है जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अमृत, माता, काठ, अगहन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हम लोग का सही होगा, अमृत। अमृत तत्सम शब्द है, तो ये अमृत तत्सम है ये। बाकी माता, माता किससे बना हुआ है, मातृ से बना हुआ है, ठीक, तो ये तद्भव हो गया। काठ किससे बना हुआ है, काठ कास्ट से बना हुआ है, ठीक है, तो ये भी तद्भव शब्द हो गया। अगहन, अगहन ये एक आग्रह, तो अगहन ये आग्रहायण से बना हुआ है, आग्रहायण, आग्रहायण से बना हुआ है अगहन। ये एक हिंदू जो कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर, उसका एक मास का यानी महीने का नाम है अगहन। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अमृत क्या है, तत्सम शब्द है, बाकी ये तीनों क्या है, तद्भव शब्द हैं, ठीक। तो एक तद्भव शब्द आप लोग देखते चलिएगा, ये कहीं पूछता है माता, काठ, अगहन, आप लोग देखते हैं तो तुरंत टिक करिएगा कि ये तद्भव शब्द हैं, ठीक है। अमृत शब्द हम लोगों ने देख लिया, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से, यहाँ पे दिया हुआ है कलेश, क्लेश, कलेश और क्लेश। तो यहाँ पे सबसे यहाँ पे क्लेश जो कलेश जो है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, वर्तनी का शब्द है, यानी ऑप्शन सी सही है। अब इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन सी सही है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युगम अशुद्ध है, यानी एक तरफ वही जो हम लोग पिछले देख के आए हैं कि अपकर्ष का उपकर्ष, उसी टाइप के ये भी प्रश्न है। एक तरफ शब्द दिया, उसका विलोम बताना है, कौन सा मैच है, ठीक है। तो सचल अचल, सचल अचल ये क्या है, ये मैच नहीं है। सचल का अर्थ आप लोग को पता है क्या होता है? चलिए कमेंट करके बताइए। और सचल, दूसरा है निरपेक्ष सापेक्ष, तीसरा है मौलिक अनुदित, और चौथा है बंधन मोक्ष। तो सचल का मतलब होता है जो चलता है, और अचल का मतलब क्या होता है, जो स्थिर रहता है। तो सचल और अचल, ठीक। अब यहाँ पे क्या पूछा, विलोमार्थक दृष्टि से एक युगम शुद्ध है, एक युगम यहाँ पे शुद्ध पूछ रहा है कि कौन सा है, सॉरी, एक युगम अशुद्ध है। तो यानी सचल अचल, सचल का अर्थ तो जो चलता है, और अचल का मतलब है जो स्थिर रहता है, यानी ये विलोमार्थक है, सही है। हम लोग को अशुद्ध देखना है कि कौन सा अशुद्ध है, यानी इसमें से तीन जो होगा विलोमार्थक शब्द होंगे। निरपेक्ष का सापेक्ष, ये भी सही है, ठीक। निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, निरपेक्ष का अर्थ होता है बिना किसी संबंध या आधार के, और सापेक्ष का अर्थ होता है किसी संदर्भ या संबंध में, ठीक है। और यहाँ पे मौलिक और अनुदित, तो मौलिक का अर्थ होता है मूल, स्वतः यानी रचित, स्वतः रचित, ठीक है। मूल होता है, मौलिक मतलब मूल या स्वतः रचित होता है। अनुदित का मतलब होता है अनुवादित किया गया, ठीक है।
और बंधन और मोक्ष का अर्थ होता है बंधन और मोक्ष। बंधन में बंधा हुआ, मोक्ष मतलब मुक्त, यानी ये भी इसका बंधन का विलोम शब्द है। बाकी यहाँ पे मौलिक और अनुदित विलोम शब्द अशुद्ध है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। अब यहाँ पे एक शब्द जो है इसमें से किसी कोई उपयोग का विलोम शब्द होगा, तो उपयोग का क्या होगा विलोम शब्द? उपयोग का निरुपयोग। ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। बाकी समपयोग, सदुपयोग और प्रयोग, प्रयोग होगा नहीं, सदुपयोग होगा नहीं क्योंकि उपयोग है, और यहाँ पे संपयोग ये कोई वर्ड नहीं है, ऐसे दे दिया गया है। तो यहाँ पे निरुपयोग क्या होगा? इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है 14, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। तो इसमें से एक शब्द अशुद्ध बताना है, तो वो शब्द कौन सा अशुद्ध है? दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। तो दैहिक सही है, यहाँ पे ये देह से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे नौकरी, नौकरी यहाँ पे क्या है? अशुद्ध है। ठीक, नौकरी नहीं होती बल्कि नौकरी होती है, नौ पर औ की मात्रा होती है, नौकरी। ठीक, तो हम लोग को अशुद्ध ढूंढना था, अशुद्ध मिल गया, यानी ऑप्शन बी सही है। प्रौढ़ भी सही लिखा हुआ है, पौरुष भी सही लिखा हुआ है। प्रौढ़ का क्या अर्थ होता है? परिपक्व व्यक्ति होता है। और पुरुष, पौरुष का पौरुष मतलब वीरता पुरुष ये होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है। अब यहाँ पे 3 अशुद्ध दिए हुए हैं, एक शुद्ध यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा शुद्ध है? तो उन्नयन, उन्नयन जो होता है, यहाँ पे उन्नयन इस तरह लिखा जाता है, उन्नयन। ठीक, अब इस तरह उन्नयन कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युगम है। अब यहाँ पे गलत युगम भी बताना विलोम शब्द का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है दक्षिण, वाम, उद्यम, निरुद्यम, विधि, निषेध, बर्बर, सभ्य। तो यहाँ पे आइए आप लोग देखते हैं हम लोग दक्षिण, दक्षिण का मतलब क्या होता है? दाहिना। ठीक है, वाम, वाम का मतलब क्या होता है? बायां। तो दाहिना और बायां, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युगम है, एक गलत युगम है, यानी गलत हम लोग को देखना है कि जो कि विलोम शब्द नहीं है। दक्षिण और वाम सही है। यहाँ पे दक्षिण का, दक्षिण मतलब दाहिना होता है, वाम मतलब बायना है। दक्षिणपंथी, वामपंथी देखते हैं पॉलिटिकल भाषा में यूज किया जाता है। तो जो पार्लियामेंट यहाँ पे देख रहे हैं, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दाहिनी तरफ अ, जो बैठते हैं उनको दक्षिणपंथी कहा जाता है, और बाई तरफ जो बैठे हैं वामपंथी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दक्षिण मतलब दाएं और वाम मतलब बाएं। उद्यम, उद्यम, निरुद्यम। उद्यम क्या है? उद्यम यहाँ पे देखा जाए तो प्रयास, यानी उद्योग, उद्योग से है। और निरुद्यम मतलब बिना प्रयास के। ठीक, तो ये भी विलोम शब्द है, सही है। विधि और निषेध, विधि का क्या अर्थ होता है? विधि का अर्थ होता है अ, नियम या व्यवस्था। विधि, विधि बनाना, कानून से संबंधित है। और निषिद्ध, निषिद्ध का क्या अर्थ है? रोका जाना। तो यहाँ पे कानून है, यहाँ पे निषिद्ध है, रोका जाना, इससे कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं बनना है। तो हम लोग का ऑप्शन सी सही में है। बर्बर और सभ्य, बर्बर मतलब क्रूर होता है, क्रूर बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, और सभ्य मतलब बहुत ही सभ्य व्यक्ति है। तो ये भी विपरीतार्थक शब्द है। तो यानी 3 विलोम शब्द सही है, यानी ऑप्शन सी गलत है, जो कि युगम गलत है। शब्दों का एक गलत युगम, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं पूछे, यानी 3 चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हाँ, सुधांशु, सुधाकर, सुधा और सलील। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? एक तो सुधांशु होता है, ठीक है, एक सुधाकर होता है, और एक सुधा होता है। सलील, सलील ये क्या है? सलील
यह जल का परिवाची है, ठीक है। सलील, सलील क्या है? जल का परिवाची है। और यहाँ पे तीन तो आप लोग को परिवाची चंद्रमा का मिल गया। चंद्रमा की और भी परिवाचियां होती हैं। इंदु होता है, ठीक है। हिम हिमकर होता है, ठीक है। और भी परिवाचियां, कांति होता है, नीलमणि होता है, नीलमणि, ठीक। चंदन होता है। ये सब क्या है? चंद्रमा की परिवाची हैं। तीन ये हो गया, पांच यहाँ पे लिखा है हमने। अगर आप लोगों ने नहीं लिखे हैं तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सलील इसका परिवाची था, तो यानी ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया? परिवाची नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही हो गया। बाकी तीनों गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द कपड़ा का परिवाची नहीं है? यहाँ पे कपड़ा का परिवाची नहीं पूछ रहे हैं, यानी तीन कपड़ा का परिवाची हो गया होगा। बाकी एक इसमें से परिवाची नहीं होगा। तो कपड़ा का परिवाची वस्त्र, कोई भी बता देगा कि वस्त्र है, ठीक है। पट, पट क्या है? कपड़े का एक टुकड़े को बोलते हैं, तो ये भी एक कपड़ा ही हो गया, ठीक है। वसन, यहाँ पे वसन, वसन भी वस्त्र है और पहनने से संबंध रहता है इसका, तो ये भी, ये क्या हो गया? कपड़े के तीनों परिवाची हो गए। यहाँ पे वासन, वासन क्या है? ये कामना, इच्छा या लालसा से जो वासना नहीं होती है, तो उससे संबंधित है। तो ये कपड़े का परिवाची नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पे एक की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे राज्य महल दिया हुआ है, तो राज्य महल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? राजमहल होता है, राज महल होता है, राज्य महल नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत है। शुद्ध वर्तनी हम लोग को ढूंढना है। कोमलांगिनी, तो यहाँ पे कोमलांगिनी ना होकर के क्या होता है? यहाँ पे कोमलांगिनी, ये भी गलत है। निरोग, निरोग नहीं होता है, ये निरोग छोटी की मात्रा होती है, निरोग, ठीक है। अच्छोहिणी, अच्छोहिणी यहाँ पे सही है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अच्छोहिणी यहाँ पे एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का परिवाची नहीं है? यानी मेघ का यहाँ पे तीन ठो परिवाची दिया होगा, एक उसमें से नहीं होगा। तो मेघ का परिवाची प्योधर मेघ का परिवाची है, जलधर मेघ का परिवाची है, वारिधर मेघ का परिवाची है, और दामोदर, यहाँ पे दामोदर जो है ये मेघ का परिवाची नहीं। ये दामोदर भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग प्रयोग में लाया जाता है, जिसका अर्थ होता है जो पेट में रस्सी बांधकर धारण करता है, उसे दामोदर कहते हैं। पेट में रस्सी, कृष्ण भगवान के पेट में रस्सी, हमेशा आप लोग देखे होंगे कि उनके पेट पे रस्सी बंधी होती है, और उसी में वो अपनी जो बांसुड़ी होती है उसी में वो फंसा के रखते थे, तो ठीक है। तो यहाँ पे दामोदर भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन परवाची हम लोग का दामोदर यहाँ पे सही हो जाएगा। नहीं है, जो कि मेघ का परवाची नहीं है। बाकी तीनों पेदर, जलधर और वारिद मेघ का परवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है। अब यहाँ पे वर्तनी शुद्ध देखना, आविष्कार, देवर्षि, निशब्द और जमाता। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक की वर्तनी शुद्ध है, तो आविष्कार की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है। देवर्षि, दे, यहाँ पे देवारसी लिखा है, तो देवारसी ना लिख के देवर्षि होता है, दे और देववर्षि, ठीक है। देवर्षि होता है, आ की मात्रा नहीं होगा। यहाँ पे नि शब्द में जो ये नि शब्द ऐसे लिखा जाता है, विसर्ग रहता है, ठीक है। और जमाता, जमाता ऐसे नहीं लिखा जाता, जमाता नहीं होता, जामाता होता है, जा माता, ठीक है। तो ये तीनों है, आविष्कार यहाँ पे सही लिखा हुआ है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है। अब यहाँ पे विशेषण विशेष से प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ पे विशेष से पूछ रहा है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है,
विद्यार्थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा, विद्यार्थी। क्यों कि यहाँ पे जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको, जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसी को विशेष से कहा जाता है, यानी संज्ञा को ही विशेष से कहा जाता है। और अ, संज्ञा को विशेष से ही मतलब कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो विद्यार्थी विशेष से है, यानी जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं या संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा को ही विशेष से कहा जाता है। तो मिला के कहना ये चाहते हैं हम, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्यार्थी यहाँ पे विशेष से है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका परिवाची है? तो पखेरु, पखेरु यहाँ पे देखा जाए तो पखेरु पक्षी का परिवाची होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जल्दी, पखवाड़ा और पखारना, ये अ, जल्दी का मतलब होता है गति या समय से संबंधित है। पखवाड़ा, पखवाड़ा का यहाँ पे समय समझ लीजिए, समय की अवधि से संबंधित है। ठीक है, और पखारना से क्या है, इसका अर्थ होता है किसी वस्तु का फैलना या फैलाया जाना से संबंधित है। तो ये तीनों पखेरु से का परिवाची नहीं है, ये पक्षी क्या है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब पक्षी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी, यहाँ पे नीली साड़ी दे रहा है, तो इसकी साड़ी की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी गुण बता रहा है कि साड़ी कैसी है, नीली है, यानी साड़ी के गुण यहाँ पे बता रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अभी पिछली क्लासेस अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे हमने सारे विशेषण की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न पूछता है। तो अभी भी यहाँ पे हमने एक नोट्स बनाया था, और उस नोट्स में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण में आएंगे तो उसके 6 भेद होते हैं। 6 में पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक होते हैं। इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पे संबंधवाचक विशेषण देख रहे हैं आप लोग, इसके भी 2 भेद होते हैं, यानी निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें 5 भेद होते हैं, और अनिश्चित में कुछ ढेर सारे सब ऐसे जो आता है वो क्या होता है, अनिश्चित विशेषण होता है। निश्चित विशेषण में इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधकवाचक, यानी संख्यावाचक में ये 5 इसके भेद होते हैं। इस प्रकार से पहला, दूसरा, दोगुना, तिगुना, तीनों, पांचों, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। अभी आगे भी चल के देखेंगे, और आयोग का आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आरओ का हिंदी का उठाएंगे, तो वहां से देखेंगे कि विशेषण से लगभग 4 से 5 प्रश्न है डायरेक्ट इसके भेद से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करना पड़ेगा कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित और अनिश्चित होता है। निश्चित वाले में 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक वाचक। और इनमें इनके इसका कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पे आगे जब चलेंगे, गणनावाचक का भी 2 भेद होता है, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में 5, 10, 12 यानी अंक बता दिया जाए। अपूर्णांक में सवा, पौना, आधा, पसेरी, ये सब यूज किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या नोट कर लीजिए, कहीं भी मिलेगा नहीं आप लोग को इसका क्लासिफिकेशन। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं: काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और दृष्टव्य। अब यहाँ पे रंग आ गया, जैसे हम लोग वहाँ पे नीली साड़ी देखे थे, तो नीली साड़ी गुणवाचक विशेषण में आ गया, और ये रंग वाले सेक्शन में जो 7वां भेद में 5वें नंबर पे है, उसको लाल, नारंगी, गुलाबी, गोरा, काला, ये सब क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। तो ये आप लोग को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे अपने नोट्स का एक कटआउट लगा दिया था। तो यहाँ पे आप लोग अब समझ में सीधा सीधा आ गया होगा कि नीली साड़ी का कौन सा विशेषण है, यानी गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आप लोग देख रहे हैं कि ये भेद से प्रश्न पूछा हुआ है। अगर ये आप लोग को गुणवाचक विशेषण के 7 भेद अगर याद होंगे तो आप लोग एग्जाम में टिक कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखते हैं। अब इसी तरह परिणाम वाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित होता है, जिसमें निश्चित में 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 24 गज, 5 सेर, पसेरी, ये सब पूछता है। अनिश्चित में थोड़ा, खूब सारा, ढेर सारा, बहुत,
सारा और पूरा। अभी देखिएगा बहुत से भी प्रश्न पूछने जैसे उसकी गाय बहुत दूध देती है, तो ये सब क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण में आ जाएगा और वो भी अनिश्चित में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो यानी तीन क्या होगा तत्सम यहाँ पे नहीं है, तीन तत्सम होंगे, एक तत्सम नहीं होने तद्भव होगा। यानी उर्वर, उर्वर क्या है यहाँ पे देखा जाए तो उर्वर, उर्वर यह है अ, तत्सम शब्द है कोकण। कोकण ये क्या है, कोकण ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्यों है, तो इसके लिए बता रहे हैं यह क्षेत्र का एक नाम है। ये इससे तो एक क्षेत्र का ये नाम है, यानी ये संज्ञा है। और जैसे इसको संस्कृत से हिंदी में ऐसा परिवर्तित से कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो ये हिंदी का एक शब्द है और ये ऐसे ही कोंकण लिखा जाता है, यानी कोंकण एक जगह का नाम है इसे, और ये संज्ञा है। और यहाँ पे उर्वर, उर्वर जो है तत्सम शब्द है, उलझन जो है तत्सम शब्द है, कोकण तत्सम शब्द है। ये तीनों क्या है, तत्सम शब्द है। और कोकण जो है यहाँ पे कोण, सॉरी कोण था, कोकण जो है ये तत्सम नहीं है, यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का परिवाची नहीं है। यहाँ पे तीन चंद्रमा का परिवाची अभी हम लोग में पिछले देखकर आए हैं, सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर। ये सब, ये तीनों क्या है, चंद्रमा के परिवाची हैं। और सलील ये क्या है, सलील जो है ये जल का परिवाची है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये जल का परिवाची है, जल का परिवाची या पानी, ये सब क्या है, जल की परिवाची है। नेक्स्ट है हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण है। अब यहाँ पे हजारों लोगों ने उसे देखा है, इस वाक्य में विशेषण, विशेषण पूछ रहा है। अब यहाँ पे लोगों क्या है, ये एक संज्ञा है। ठीक है, ने उसे देखा है, ये क्या है, क्रिया हो गया, और देखना भी क्रिया हो गया। उसे देखा है, ये भी एक संज्ञा है, सर्वनामिक संज्ञा है, सॉरी सर्वनामिक संज्ञा कह रहे हैं, सर्वनाम है। अब यहाँ पे बचता है हम लोग का हजारों। तो हजारों लोगों को, यानी जो लोग हैं, जो संज्ञा की क्या कर रहा है, जो हजारों है इसकी विशेषता बता रहा है, लोगों की, यानी हजारों लोगों। तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ पे तत्सम नहीं पूछ रहा है, यानी कि तीन तत्सम हो गए, एक तत्सम नहीं है। ठीक अ, अब यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का देखा जाए तो गायक क्या है, तत्सम है, नायक भी तत्सम है, तावक भी तत्सम है, और यहाँ पे उफ़ खान क्या है, ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सोना का परिवाची शब्द है, सोना का परिवाची शब्द यहाँ पे पूछ रहा है। तो सोना का परिवाची शब्द होता है यहाँ पे अर्क। अर्क सोना का परिवाची नहीं है, अर्क का मतलब है ये अर्क सूरज का परिवाची होता है, ध्यान में रखिएगा। वर्क, वर्क एक ऐसे ही हिंदी में शब्द प्रयुक्त कर लिया गया है। माणिक्य, माणिक्य क्या है, ये तत्सम शब्द, सॉरी सोना का परिवाची शब्द है। तो माणिक्य बल्कि माणिक होता है, तो ये भी परिवाची नहीं है। कनक, कनक क्या है, कनक सोना का परवाची, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे हम लोग को मिल गया, सोना का परवाची कनक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण पूछ लिया है। ठीक है, अभी आप लोग को हमने यहाँ पे भेद दिखाया था। तो ये है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो आइए उसी के कड़ी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे वह बहुत सौम्य है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे
सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया है? तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन ए है, वह बहुत सौम्य है। तो ये तो होगा नहीं। वह, ये एक अव्यय है, ठीक है? सॉरी, वह बहुत बहुत यहाँ पे दिया, बहुत सौम्य है, तो सर्वनामिक विशेषण तो है नहीं। वहां सैकड़ों लोग उपस्थित थे। यहाँ पे भी नहीं है। 5 लीटर दूध खरीदो, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, 5 आ गया। कोई आदमी आ रहा है, तो कोई आदमी यानी कोई सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है? कोई क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह सर्वनाम यानी जो सर्वनाम आदमी है के साथ जोड़कर उसे विशेष रूप से बताता है, यानी कि कोई व्यक्ति। तो यहाँ पे एक सर्वनामिक विशेषण है, जो आदमी है, इसकी विशेषता कोई व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो कोई आदमी आ रहा है, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है? नेक्स्ट है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो आविर्भूत का सही विलोम शब्द पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि आविर्भूत होता क्या है। तो आविर्भूत का मतलब होता है प्रकटित या प्रकट होना, ठीक है? प्रकटित, प्रकट सबसे जानने बढ़िया है, प्रकट होना, ध्यान में रखिए, ठीक है? अब इसी से हम लोग को देखना है कि इसका पर्यायवाची इसका विलोम शब्द क्या होगा। अनास्था से संबंधित नहीं है। अनास्था मतलब क्या होता है? श्रद्धाहीनता, यानी श्रद्धा, किसी चीज में अनास्था है, उसकी श्रद्धा ही नहीं है। अनेकता, अनेकता में ये बहुतायत होता है। अनेकता का मतलब कि बहुत सारी चीजों में मतलब बहुतायत है, ठीक है? तिरोभूत, तिरोभूत मतलब छिपा हुआ। तिरोभूत मतलब क्या होता है? छिपा हुआ, छिपा हुआ। देख रहे हैं कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, किस तरह से। तो प्रैक्टिस सेट लगाने का यही फ़ायदा होता है। तिरोभूत, तिरोभूत का मतलब होता है छिपा हुआ, यानी अप्रकट, प्रकट यानी लुप्त। चाहे तो सबसे अच्छा प्रकट का लुप्त हम लोग देख लेते हैं, लुप्त। तो प्रकट मतलब प्रत्यक्ष रूप से आना, और लुप्त मतलब छिपा हुआ, ठीक है? अनावृष्टि ये वर्षा से संबंधित है, वर्षा न होना। तो यहाँ पे देखा जाए तो आविर्भूत का सही विलोम है प्रकट होना, छिपा हुआ होना, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट है 32, अधोलिखित में से कौन सा युगम विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा विशेषण नहीं है, ये हरा पीला ये भी नहीं है, दो तीन ये भी नहीं है। ऑप्शन डी राम लक्ष्मण ये विशेषण है, ठीक है? यहाँ पे राम और लक्ष्मण, अधोलिखित में कौन सा युगम विशेषण नहीं है? सॉरी, छोटा बड़ा, हाँ, यहाँ पे अधोलिखित में कौन सा युगम विशेषण नहीं है? तो ये छोटा बड़ा क्या है? विशेषण है। हरा पीला ये भी विशेषण है, दो तीन ये भी विशेषण है। अभी हम लोग देख के आए हैं विशेष। राम और लक्ष्मण ये क्या है? संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है, ठीक है? यानी ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का परिवाची नहीं है? यानी तीन इसमें से लक्ष्मी का परिवाची है और एक लक्ष्मी का परिवाची नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रमा, इंद्रा और कमला ये तीनों क्या है? लक्ष्मी माता की परिवाची है। भारती, भारती ये सरस्वती माँ का परिवाची है, यानी सरस्वती, सरस्वती का परिवाची है, ठीक है? भारती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी हम लोग को यहाँ पे देखना है। चरमोत्कर्ष सही लिखा हुआ है, वांग्मय सही लिखा हुआ है, ठीक है? पुनरुत्थान सही लिखा हुआ है, और हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु यहाँ पे अ, देखा जाए तो गलत लिखा हुआ है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिदर्श, दृष्ट, रचयिता, आहार। तो यहाँ पे दृष्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? दृष्टि होता है, यानी दृष्टा होता है, ठीक है? और रचयिता, रचयिता बल्कि रचयिता नहीं, रचयिता ऐसा नहीं लिखा है, रचयिता होता है
आहार निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सारे अशुद्ध है। प्रतिदर्श शुद्ध लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 37। और प्रश्न नंबर 37 हम लोग का है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। खोज करने वाला वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा? अन्वेषण, सॉरी अन्वेषक। पहला ही हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अन्वेषक किसको कहते हैं? खोज करता है या खोज करने वाले को अन्वेषक कहा जाता है। और अनुपम, अनुपम किसे मतलब अद्वितीय को कहा जाता है। अनुमति, अनुमति मतलब होता है अनुसरण करना, और निवेशक मतलब करता है निवेश करना, पैसा लगाने वाले को निवेश कहते हैं। तो अन्वेषक, खोज करने वाले को क्या कहा जाता है? अन्वे, अन्वेषक कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 38, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है? अब इसमें विशेषण पूछ रहा है कि इसमें कितने विशेषण है। तो यहाँ पे कला क्या हो गया? ये संज्ञा है, यानी नाउन है। यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे का क्या है? संबोधक है, संबोधक, ठीक है। और यहाँ पे अंतिम, अंतिम क्या है? नीचे लिख देते हैं, अंतिम ये विशेषण है, विशेषण, ठीक है, ये विशेषण है। और और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये संयोजक है। तो संयोजक सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च यहाँ पे विशेषण है, ठीक है। ध्येय क्या है? ध्येय भी यहाँ पे संज्ञा है, तो यहाँ पे संज्ञा। और सौंदर्य, सौंदर्य क्या है? यहाँ पे विशेषण है, विशेषण। और है क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कितने विशेषण देखने को मिल गए? 3 विशेषण देखने को मिल गए, यानी ऑप्शन डी सही है, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है और उसको बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। और कुछ पे जो जिस पे हम लिखते हैं पेन टाइप पे, वो थोड़ा सा सही भी नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने होंगे, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए। बाकी इस एग्ज़ाम के बाद इसको अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 39, एक की वर्तनी शुद्ध है। अब यहाँ पे वर्तनी शुद्ध बताना है। सट दर्शन गलत लिखा हुआ है, सट दर्शन होता है, सट दर्शन होता है, ड होता है, सट दर्शन, ठीक है। अन, अनापेक्षित, अनापेक्षित मतलब बिना अपेक्षा के अनुमान से परे इसको होता है, तो अनापेक्षित, ये अनापेक्षित होता है। कलिष्ठ, कलिष्ठ न होके क्लिष्ट होता है, ठीक। क्लिष्ट मतलब कठिन या जटिल होता है। पर्यावसन, पर्यावसन मतलब समाप्ति या अंत या समापन होता है, यानी ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। बाकी सब गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन सी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। पर्यावसन, पर्यावसन का अर्थ होता है समाप्ति या अंत या समापन करना, ठीक है। नेक्स्ट है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युगों में से सही युगम का चयन कीजिए। तो सही युगम का चयन करना हम लोगों को, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता नहीं, अभिनेता नहीं बल्कि अभिनेत्री होता है, ठीक है, अभिनेत्री, ठीक। अभिनेत्री होता है, ठीक है। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक, व्याकरणिक ना होकर व्याकरणविद होता है, व्याकरण, व्याकरणविद, ठीक है। आंख से परे, आंख से परे प्रत्यक्ष नहीं होता है बल्कि परोक्ष होता है, अप्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्ष होता है, ठीक है। लौट कर आया हुआ है, प्रत्यागत, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। जो वापस आ चुका है उसको प्रत्यागत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 41, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद क्या है इसमें?
यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, तो रेखांकित पद है स यह मकान, यानी संकेत कर रहा है, संकेतवाचक, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए कौन-सा शब्द है? अक्षम, किचन, अज्ञ और असमर्थ, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंकिचन। ठीक है? नेक्स्ट है, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन दिया, जिसका परिणाम न निकला हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकार न हो। तो यहाँ पे जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए अपरिणति प्रयोग किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। थोड़ा-सा आप लोग को समझाने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइमिंग का इश्यू है। वैसे भी हम लोग को 1 घंटे में सॉल्व करना है इसको। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन-सा विशेषण है? तो यहाँ पे राधा बहुत ही सुंदर सुंदर लड़की है, तो बहुत यहाँ पे आ गया, तो बहुत गुणवाचक विशेषण का है, यानी ऑप्शन सी सही है। स्वदेश से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो स्वदेश से उत्पन्न होने वाला स्वदेशी स्वदेशी होगा, या जो स्वदेश से उत्पन्न हुआ है ना, स्वदेज, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अंडज मतलब अंडे से उत्पन्न है, पिंडज मतलब गर्भ से उत्पन्न है, अव्यज मतलब जो आश्रय पर रक्षा से उत्पन्न हुआ हो, तो उसको अव्यज कहा जाता है। तो जो स्वदेश से उत्पन्न मतलब स्वज, अंड से उत्पन्न मतलब अंडे से उत्पन्न, गर्भ से उत्पन्न मतलब पिंडज। नेक्स्ट है, अ, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, नि निषिद्ध के लिए सही विलोम है। निषिद्ध मतलब निषिद्ध कर देना, तो यहाँ पे हो जाएगा विहित। विहित होगा, विहित मतलब अनुमति, यानी अनुमति प्राप्त करना है। निषिद्ध मतलब बंद कर देना, मतलब निषिद्ध कर दे, किसी चीज को निषिद्ध कर दिया गया, यानी पूरी तरह से रोक दिया गया। विहित मतलब अनुमति लेना। ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। यहाँ पे पहला ही हम लोग का ऑप्शन सही है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ठीक है? तो ये परिणाम वाचक है। ठीक? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी 3 तत्सम है, 1 तत्सम नहीं होगा। तो यहाँ पे किशन जो है तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है, तद्भव। ठीक? बाकी कटि, कर्क और कृषाक्य ये तत्सम शब्द है। ठीक? नेक्स्ट है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसके लिए ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब होता है यहाँ पे ग्रीवा, ग्रीवा का अगर हम लोग देखा जाए, तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। पार्थिव, पार्थिव का अर्थ होता है पृथ्वी से है। सुग्रीव, सुग्रीव का अर्थ होता है जिसकी ग्रीवा, यानी ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन से है। जिसकी गर्दन सुंदर है, तो वह है गर्दन सुग्रीव की सुंदर है, यानी ऑप्शन बी सही है। और सुधीर मतलब समझदार बुद्धिमान होता है, और सुनील मतलब सुंदर नीला रंग का होता है। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो है सुग्रीव, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो दुर्निवार किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए, तो दुर्निवार जिसे ऑप्शन है, जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिस पे देख पाना कठिन हो, और जिसे जीत पाना कठिन हो। तो ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा, जिसे दूर करना कठिन हो। वाक्यांश के लिए दुर्निवार, दुर्निवार ये सही है। दुर्निवार का मतलब होता है जिसे रोकना या दूर करना बहुत मुश्किल हो, उसके लिए अ, दूर करना कठिन हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए क्या है? प्रतिश्रुति, व्याज, अनुलोम, अनुश्रुति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुश्रुति। अनुश्रुति का मतलब होता है जिसे जीत पाना कठिन हो। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? काटना का तत्सम है, यानी 3 शब्द ऐसे होंगे, तद्भव होंगे, एक शब्द तत्सम है। कटन, कटित, कर्तन। कर्तन है काटना का, ये सब क्या है? काटना तो तद्भव है, तद्भव का काटना किससे बना हुआ है? कर्तन से बना हुआ है। ठीक है? तो ये तत्सम हो गया, तद्भव कर्तन से ही परिवर्तित होकर काटना बना है। ठीक? नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम कौन सा है? शुष्क मतलब सूखा हुआ, आर्द्र मतलब गीला, यानी ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हम लोग का क्या है? कारण तत्सम शब्द है, बाकी लोहा, बंदर, दूध ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक। नेक्स्ट है, एवं का तद्भव रूप क्या है? तो एवं क्या है? ये अ, जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव है एवं। ठीक है, एव। नेक्स्ट है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस वाक्यांश के लिए अति इंद्रिय होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्यांश वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो देखिए सीधा भेद से प्रश्न पूछ रहा है, तो गिलास में थोड़ा दूध है, तो ये है परिणामवाचक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वह अजात शत्रु उसको कहते हैं, नहीं ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे आलस्य तत्सम है, बाकी ये तीनों तद्भव शब्द है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 60 एंड लास्ट, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है सौदामिनी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कर ली है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी और प्रश्न की कठिनता को भी आप लोगों ने देखा होगा। और देखिए लगभग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगभग 55 से 60 मिनट लगे हुए हैं, यानी समझाने, यानी आप लोग को 40 से 45 मिनट लगने वाले क्वेश्चन को पढ़ना है, तुरंत करना है। तो उम्मीद है आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में तीसरा प्रैक्टिस सेट लगाएँगे। इसी तरह एग्ज़ाम तक 27 जुलाई के एग्ज़ाम तक आते-आते हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10, यानी 600 प्रश्नों का हम लोग अ, एक प्रैक्टिस सेट कर लेंगे हिंदी का। वो भी बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं। इसमें पीवाईक्यूज़ भी इंक्लूड किया गया है। उनको थोड़ा-सा जंबल करके ऑप्शंस थोड़ा-सा और कुछ इंक्लूड करके, जो कि आयोग कहाँ तक प्रश्न पूछ सकता है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके प्रश्न बनाए गए हैं। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और अगर आप लोग को इस क्वेश्चन सेट का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, @कैरियर7 से। और ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस किसी को पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ओनली मैसेज, नॉट फॉर कॉल। और चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।